नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं जीवन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची और हमारा विषय है आज का डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के जरिए की जाने वाली मार्केटिंग है, जिसकी सहायता से कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ऑनलाइन चैनल्स जैसे कि जीमेल, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और सर्च इंजन के माध्यम से कम समय में अपने प्रोडक्ट को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकती है। आज के दौर में कस्टमर से वहीं कनेक्ट हो सकते हैं जहां पर वे अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और वो है इंटरनेट। डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल टेक्निक और प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमर्स तक पहुंचने का एक जरिया है। इस कार्यक्रम में हम आज स्टूडेंट और फैकल्टी से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स पर बातचीत करेंगे। इस विषय पर हम उनसे और ज़्यादा जानकारी लेंगे, तो चलिए हमारे साथ। डिजिटल मार्केटिंग अभी के टाइम पे बहुत वाइड यूज़ हो रहा है, तो अगर इसकी हम तुलना करें ऑफलाइन मार्केटिंग से, तो ये इतनी बड़ी क्यों है? सो मैम, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आता है कि उसकी रीच। डिजिटल मार्केटिंग ने एक ऐसा यंत्र दिया है हमारे सारे कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज को कि वो कुछ मिनट्स में एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को अपना एडवर्टीजमेंट, अपना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कंपनीज को कि हम कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड कर पाए हैं। इससे पहले क्या था कि जो टेक्निक्स थे मार्केटिंग की वो बहुत ही वन डायरेक्शनल थी। बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अब बहुत इंटरैक्टिव हो गई हैं। आज आप कुछ भी पोस्ट करते हैं फॉर योर प्रोडक्ट और फॉर योर प्रोसेस, फॉर योर सर्विस, वो तुरंत आपको उसके फीडबैक्स, उसके कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर कमेंट्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंडिया के हिसाब से देखते हैं तो इंडिया में 84 करोड़ लोगों के पास आज इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है और वर्ल्ड में 3 बिलियन लोगों से ज़्यादा लोगों के पास, 66% लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा संयंत्र है जिसके थ्रू से हम वाइडर रीच कर सकते हैं। हम कम समय में और कम लागत में ज़्यादा लोगों तक बहुत जल्दी से पहुंच सकते हैं। अभी हम बात करते हैं बदलाव की, तो बदलाव कहीं भी जब होता है तो एक्सेसिबिलिटी को देखते हैं, अफोर्डेबिलिटी को देखते हैं, फिजिबिलिटी को देखते हैं। अभी यही बात हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में तो मोबाइल फोन की एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, गांव-गांव तक लोगों तक पहुंच चुकी है, और इसका फिजिबिलिटी भी है कि कम समय में, कम लागत में, कम मजदूर हम खर्च करते हैं। पहले के समय में हमें कोई बड़ा चेहरा लेके आना पड़ता था कि बोर्डिंग टंगवाएं, लेकिन आज कंटेंट क्रिएशन गांव-गांव तक पहुंच गया है। छोटे-छोटे शहरों, छोटे-छोटे गांवों से भी लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और उसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। इसमें हम ग्राहक के बिहेवियर का भी मैनिपुलेट करते हैं, पता करते हैं, हम जानते हैं कि वह क्या चाहते हैं और बार बार हम उसे वही भेजते हैं। तो यह एक सरल माध्यम भी है, यह कॉस्ट इफेक्टिव होने से सरल माध्यम भी है, कम समय लेता है और कंज्यूमर के बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट करके हमें बताता है, मार्केट की अनुभूति करवाता है, बताता है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमें वाइड रेंज मिलता है, जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑफलाइन मार्केटिंग एक स्पेसिफिक लोकेशन, ज्योग्राफिक एरिया तक ही लिमिटेड था। डिजिटल मार्केटिंग हमें ग्लोबल रीच तक, ऑडियंस तक हमें रीच मिलता है। कॉस्ट जो कि हमें ऑफलाइन मार्केटिंग में मिलता था वो बहुत हाई था, मगर डिजिटल मार्केटिंग में हमें कॉस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड वी कैन टारगेट द ऑडियंस, जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग में हम टारगेट ऑडियंस नहीं कर सकते थे। वी आर ओनली जनरल मार्केटिंग करते थे, जो कि हम लोग डिजिटल मार्केट में एक टारगेट ऑडियंस को ही हम लोग टारगेट करते हैं, जो कि वाइड रेंज तक पीपल तक पहुंचता है। तो डिजिटल मार्केटिंग उसे कहते हैं जहां पे आप इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, सोशल मीडिया और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प लेते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ऑफलाइन मार्केटिंग उसे कहते हैं जहां पे आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स के थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं, जैसे बिलबोर्ड्स हो गई, पैम्पलेट्स हो गए और आपके पेपर्स हो गए। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी वेबसाइट है, और अगर कोई उस वेबसाइट में विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आपकी यूट्यूब्स, आपके इंस्टाग्राम हैंडल्स, आपके गूगल सर्च में उसे बार बार दिखाता है, जिससे क्या होता है, जो भी कस्टमर्स हैं आपके, वो आपके प्रोडक्ट से इम्प्रेस होते हैं और मोटिवेट होते हैं उसे लेने के लिए, जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग में बिल्कुल नहीं होता है। जो ब्रांड्स है वो किस तरीके की पर्सनलाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में वो ऐड कर सकते हैं ताकि वो ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें।
अकॉर्डिंग टू आवर वर्ल्ड हमारा सब कुछ बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया। पूरा एक तरह से आप बोल सकते हैं कि पूरा ओवरऑल हमारा लाइफ आजकल डिजिटल मीडिया पे हो गया है। तो कंपनीज़ बहुत तरीके से इज़ लाइक कि कस्टमर को जो प्रोवाइड करते हैं, हम लोग सर्विस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, इस तरह में हम लोग बहुत सारा पर्सनलाइज्ड मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि कोई नोट हम लोग देते हैं कंपनी के साइड से, तो आई वॉज लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पर्सनलाइजेशन अपने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज में, बाय सेगमेंटिंग देयर ऑडियंस और according to their customer needs and interest and demographic area, people are liking it. They can expect a loyalty from the company as customers as well. So having a loyalty and a good interaction among the customers can create a help a company to design that particular type of product and provide that such type of services that customer are expecting to have. हम लोग डेटा एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं और डेटा एनालिसिस के थ्रू हम लोग अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं, जिसमें पावर बीआई, एक्सेल, टैब्लू, इन सब का यूज़ कर हम स्पेसिफिक कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 90 करोड़ लोग आजकल डिजिटाइजेशन की धारा से जुड़ चुके हैं, तो हम सबको टारगेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेसिफिक टारगेट मार्केटिंग का बहुत ज़रूरत रहता है। In this era of digital literacy, companies can harness the power of data and they can ensure that personalization is embedded in digital marketing. According to a recent survey by McKinsey & Co., it was found that companies who used personalization in their digital marketing campaigns had an increase of up to 15 to 20% in their marketing ROI and a higher conversion to sales. The various methods in which personalization can be embedded in the digital marketing campaigns of brands include sending personalized emails and messages to different customers based on their preferences. Personalization brings in a more flavor of customers, requiring the brands to cater to their needs. So when there is a direct loyalty between the brands and the customers, it directly leads to a higher revenue and a conversion of sales. मेरे विचारधारा से पर्सनलाइजेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग एक कंज्यूमर कंपनी से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी नीड्स और प्रेफरेंस हम पे थोपे ना, बल्कि हमारी नीड्स और प्रेफरेंस को ध्यान रखें और उसी वे से हम इससे कनेक्ट करें। और ब्रांड्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो उनसे कनेक्ट करें हर लेवल पे, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को और आगे बढ़ा सके और आगे इस्तेमाल कर सके। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए कस्टमर का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे तो कोई कंपनी ग्रो नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अमेज़ॉन और इंडिया में ऐसे ही आया है, क्योंकि वो पहले नहीं चाहता था कि कैश ऑन डिलीवरी, ऐसा उसका कोई पॉलिसी नहीं था, लेकिन उसने कस्टमर फीडबैक लिया, तब जाकर के अमेज़ॉन आज इंडिया में सक्सेसफुल है, फ्लिपकार्ट भी सक्सेसफुल है। पहले ये ब्रांड नहीं चाहते थे कि कैश ऑन डिलीवरी हो, बट वो लाए तो आज जाकर के सक्सेसफुल। डिजिटल मार्केटिंग में जो वीडियो कंटेंट है वो इतना प्रमुख रूप क्यों बन रहा है, और जो व्यवसाय है वो इसका प्रभावी ढंग से लाभ कैसे उठा सकते हैं? तो इसमें कोई दो राय नहीं है दैट वीडियो has become a dominant force in today's digital marketing. This is because of its unparalleled ability to convey messages, evoke emotions and drive actions. Video content has ability to hold viewers' attention for longer time, and thus as compared to traditional text messages or static images, this has become a popular media among individuals. With engaging audios and visuals, creative storytelling, it imparts a long-lasting impact on audiences. And today I'd like to say that if we take two scenarios, in one scenario where I'm sharing a recipe by writing it in forms of ingredient lists and processes, और वही दूसरी जगह मैं एक रेसिपी का एक वीडियो बनाती हूँ, तो नेचुरली पीपल विल प्रेफर द वीडियो, बिकॉज कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन ऑडिटरी विजुअल कंटेंट को ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाता है, और उसके अंदर का जो विजुअल कंटेंट है उससे इमोटिव वैल्यू गेन कर सकता है। और दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया के यूज़ से हमारे लिए
एक किसी भी कंटेंट को शेयर करना बहुत इजी हो गया है यूजिंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट एंड फेसबुक एक्सेट्रा। एंड लास्टली सोशल मीडिया को एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एवरी अदर इंडिविजुअल हैज़ एन फोन, जिसकी वजह से इसका एक्सेसिबिलिटी सबके पास है। और साथ ही साथ अपना कंटेंट का गोल भी याद रखना चाहिए कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसका गोल क्या है। इज इट प्रमोटिंग अ गुड, इज इट सोशल अवेयरनेस और वॉट एवर। एंड लास्टली, और कंटेंट को बनाने के साथ साथ उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है यूजिंग एनालिटिकल टूल्स। All the social media platform nowadays use a lot of analytical tools which are inbuilt. The companies can leverage it very good. अभी के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग में, और मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत अच्छा सोर्स है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे जैसे मोबाइल की यूसेज बढ़ रही है, वीडियो कंटेंट की रीच भी बढ़ रही है। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो whether we take Facebook और Instagram और YouTube, सबका फोकस अभी सब कोई प्रायोरिटाइज वीडियो कंटेंट को ही कर रहे हैं। लोग अभी के टाइम पे बुक्स, नॉवेल्स या पीडीएफ्स नहीं पढ़ना चाहते, सबको अभी वीडियोस YouTube और Netflix में ही इंटरेस्ट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस वर्ल्ड, एवरी बिजनेस इन दिस जनरेशन, इन दिस सिचुएशन, इन सब से वो डेली बेसिस पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं। कि अगर हम लोग एक कंपनी को क्या चाहिए होता है, एक हाई एंगेजमेंट चाहिए है, वो इस वीडियो के थ्रू इजीली हो पाता है क्योंकि पब्लिक को कंटेंट समझ में आता है। फिर सेकेंडली होता है कि हम लोग जो कंपनीज अपना जो कंटेंट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती है वो कैसे होगा, वीडियोस के थ्रू कंटेंट उन लोग को समझ में आता है, इसीलिए वो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक रिटेन करता है। लाइक अगर हम लोग को प्रोडक्ट्स के बारे में एंड सर्विसेज के बारे में अगर नॉलेज प्रॉपर मिलता है, इससे क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, हम लोग का सेल्स इंक्रीज होता है। एंड फॉर एग्जांपल अगर SEO के बारे में सर्च इंजन्स को देखा जाए तो सर्च इंजन्स को भी यही चाहिए होता है क्योंकि वीडियो के कारण उन लोग का वेबसाइट का रैंकिंग इम्प्रूव होता है। बेसिकली कंपनीज अपने डिजिटल वीडियो के थ्रू अपना डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि अगर कंटेंट उन लोग डिलीवर कर रहे हैं तो ऑडियंस को समझ में आता है, तो उन लोग प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। AI और मशीन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग को और कैसे बेहतर बना रहे हैं, वर्तमान समय में इनका कैसे उपयोग किया जा रहा है, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन promoting digital marketing campaigns. We can see that many of the companies, big companies like Amazon, which uses customer behavior and customer preferences to analyze the behavior of customer, how they are purchasing product and at what rate the customer is purchasing the same product. So Amazon is using AI to analyze all these data and recommending the customer to buy only that product. As I am currently pursuing rural management, so there are many sectors like agriculture, health and other sectors which now converting AI as a useful tool in rural management. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में AI ने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, पर इन फ्यूचर भी उसका बहुत सारा स्कोप है। जैसे कि वो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एनहांस कर सकते हैं उसके यूज से, जब हम लोग कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं बहुत डीप लर्निंग के थ्रू। और हम लोग देख सकते हैं कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स भी यूज होता है ये सब चीज़ के लिए। फिर हम लोग AI मॉडलिंग के तरफ भी बढ़ रहे हैं जिसमें कि डेटा ट्रांसपेरेंसी होगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, और हम लोग देख सकेंगे कि डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोग मतलब AI को किस तरह से वो लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसमें कि दे विल बी यूजिंग AI फॉर मेकिंग customized और personalized content for Instagram post और emails के लिए।
डाटा प्राइवेसी ग्राहकों के लिए हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। तो जो बिजनेसेस हैं वो पर्सनलाइजेशन और कंज्यूमर प्राइवेसी को कैसे संतुलित कर सकते हैं? Okay, so ma'am, we all know that today we are using data in a very massive scale, and there is a new concern which generated with this data. There is a very famous quote that data is a new fuel. But as we all know that as a consumer we use many websites, platform. While using that websites or platform, we have to provide our personal data, and on the same time it will generate a privacy issue. क्योंकि अगर हम जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं उसका कलेक्शन, उसका यूज़ वो कैसे आगे हो रहा है, we doesn't know anything about that. Maybe it will be misused by our service provider. For example, privacy issues like internet fraud, deep fakes, unwanted calls or messages. But our government has taken certain steps to improve the data privacy issue, just like in 2017 our Puttaswamy judgment, in which data privacy became the fundamental right as per Article 21 Data Protection Act 2019 and Digital Personal Data Protection Act 2023, and there are many other acts and provisions which was taken by our government to ensure data safety of a consumer. जैसे ही वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, वैसे वैसे डाटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रहा है लोगों के लिए। कंज्यूमर्स के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो अपने डाटा किसको दे और किसको ना दे। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन कस्टमर्स कई बार ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, और डेटा को मतलब अगर ध्यान में रखा जाए इन चीज़ों को और इसे निपटने का प्रयास किया जाए तो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं डेटा कलेक्शन में, कितना नीड है डेटा का उसको कलेक्ट कर सकते हैं हम, और कंज्यूमर्स के कंसर्न पे भी ध्यान रख सकते हैं और एक उनको सुविधा दे सकते हैं जैसे कि वो डेटा को जब चाहें तब अपने अनुसार डिलीट कर सके और उसको एक्सेस कर सकें। जो मेरे को एक कंसर्निंग पॉइंट लगता है, बिकॉज UK have its own law, EU have its own law. EU has a law that General Data Protection Regulation, that is GDPR. It has a regulation how to control the data, how companies can use the data, and it gives its citizens some powers like right to be informed. Because any people, like अभी हम लोग का फ़ोन पे है, फ़ोन में Truecaller is collecting your data. Truecaller is collecting all your phone records, all your contacts, all your WhatsApp information. वो कंपनी जानता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, कितना बजे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, बट हम लोग को पता भी नहीं रहता। मेजॉरिटी आदमी को नहीं पता कि Truecaller तुम्हारा डेटा भी कलेक्ट कर रहा है और कितना डेप्थ में जाकर डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हम लोग के पास नहीं है, विच आई बिलीव कि इंडिया में रेगुलेशन होना चाहिए। हर सिटीजन को पता होना चाहिए क्या उसके पास राइट्स होना है और कैसे कंपनीज उसका डेटा यूज़ कर रहे हैं। और राइट टू डिलीट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मेजर थिंग आई थिंक इंडिया शुड हैव। इसमें इंडिया थोड़ा पीछे है बिकॉज रेगुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी, रूल्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। 2020 में हमने देखा था कि कुछ चाइनीज़ कंपनीज को इंक्लूडिंग टिकटॉक गवर्नमेंट ने इसलिए बैन कर दिया बिकॉज दे वर नॉट श्योर दैट दे आर फॉलोइंग द प्राइवेसी रूल्स ऑफ द कंट्री। इससे बचने के लिए मार्केटियर्स कैन डू फर्स्ट थिंग इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ व्हाट दे आर शेयरिंग विथ और व्हाट दे आर कलेक्टिंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो प्रोवाइड करते हैं वो थोड़े बेसिक वर्ड्स से होने चाहिए, लाइक बिग जार्गन्स और बड़े बड़े वर्ड्स यूज ना हो जिससे कस्टमर्स को इजीली समझ में आए। डाटा का एसिंक्रोनाइजेशन या सूडो सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है, जिसमें कि डेटा को इस तरह से स्टोर किया जाता है जिसमें अगर डेटा का ब्रीच भी हो तो उस डेटा को किसी पर्सन या इंडिविजुअल से लिंक ना किया जा सके। ऑल्सो आज के डेट में एज यू ऑलरेडी नो AI इज वेरी फेमस एंड वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ AI इज फेडरेटेड लर्निंग, जिसमें मोस्ट ऑफ द डेटा को आपके सिस्टम में स्टोर किया जाता है, जिससे ये होता है कि अगर कोई आपका डेटा चाहे भी यूज करना तो डेटा आपके पास ही सिक्योर है और उसका बस की है कंपनीज के पास। बिल्लोनी 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 हथ मार दे तालियां।
झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। सारी रात आहे भरता पल पल यादों में मरता माने ना मेरी मन मेरा थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है नींद होशी सी है जाने कुछ भी ना मन मेरा कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये दीवाना दीवाना समझे ना हो कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे बिन पूछे तेरी तारीफ सुनाया ये करे है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है बस जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा माने ना मन मेरा। यहाँ के स्टूडेंट से हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात की, कई सारी जानकारियाँ उनसे हासिल की। ग्लोबलाइजेशन के इस एरा में डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है यह भी हमें जानने को मिला। अब आइए यहाँ के फैकल्टी से हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ये हमारे जैसे संस्थानों के लिए जहाँ मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, बिजनेस एजुकेशन दिया जाता है, इसकी निहायत ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि आप सामने भी देखते हैं हमारा जो विजन मिशन है, एकेडमिक एक्सेलेंस ऑन द वन हैंड और दूसरी ओर कैसे आउटरीच टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एट्सेट्रा, इसके लिए हम कैसे अपने आप को ज़्यादा प्रभावकारी बना सकें हमारे विजन मिशन को ख्याल में रखते हुए, और ताकि हम अपने मिशन विजन को भी डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ब्रांडिंग कर सकें और भी विजिबल बना सकें। ये हमारे लिए निहायत ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को भी कल के लिए तैयार कर सकें। और इस हैसियत से हम इस साल बिजनेस एनालिटिक्स भी शुरू कर रहे हैं और हम जो हमारे AI के कार्यक्रम यहाँ वहाँ हो रहे हैं, हम लोग 5 लोग दिल्ली जा रहे हैं एक्सेलराई कैंपस, वहाँ से भी हम कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करके आएंगे और यहाँ पर भी हम AI के जरिए भी कैसे डिजिटल मार्केटिंग को और भी बेहतर बना सकें और भी रोबस्ट बना सकें। तो ये हमारी ख्वाहिश होगी ताकि हमारे बच्चे कल की तारीख में अपने आप को बिल्कुल परिपक्व पाएँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं पुराने ज़माने में हम लोग जो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करते थे, जब हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स का नीड्स को अंडरस्टैंड करके बनाते थे और फिर उनको मार्केट में हम लोग बेचते थे। लेकिन समय के हिसाब से हम लोग क्या हुआ कि लोगों के पास डिजिटल इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ आने लगे, तो उससे ये फ़ायदा होता है हम लोग के बिज़नेस में कि जब भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं, एक तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सारा अंडरस्टैंडिंग होता है, क्या कि वो सही तरीके से समझ पाते हैं कि प्रोडक्ट्स में क्या फ़ीचर है क्या नहीं है। और ख़ासकर इंडस्ट्री में खासकर बेनिफिट ये होता है कि वो हम लोग तुरंत उन कस्टमर्स का फीडबैक समझ पाते हैं। तो ये काफ़ी वाइड रेंज है हमारे डिजिटल मार्केटिंग का, तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और लोग काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। ये बताना चाहूँगा कि इंडिया हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग हैविंग अ डेमोग्राफी डिविडेंड। उसका मतलब ये होता है कि यंगिश पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। और इसमें मैं कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा कि 15 से जो 37 साल उम्र के जो जनता है वो, या 34 बोलूँ तो वो 80% ऑफ दी जनता है शॉपर्स के मामले में। तो यानी कि आपका 80% शॉपर्स और बायर्स अगर आपका ऑनलाइन है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो डिजिटल प्रेजेंस रखना ही पड़ेगा। ये ऑर्नामेंट नहीं है, वो लग्जरी नहीं है, वो आज की ज़रूरत है। तो अगर हम इनको अलग अलग तरीके से नहीं पहुँचे, अलग अलग तरीके से हम उनको लुभाने की कोशिश न करें, तो हमारा मार्केटिंग में वो पैनापन वो सक्सेस नहीं रहेगी। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग ही जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग ही आगे जाके हमें सक्सेस लाएगी। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ जो डेटा है, ये डेटा को मिसयूज किया गया था। सिमिलरली आप ले सकते हैं टिकटॉक का एग्जाम्पल। सो जितने भी लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं, so TikTok collects the data and it stores right in China. So the China government has also access
over this data, and it has been criticized that Chinese government uses those data to manipulate, or you can say to develop many products and for trade purposes. So data privacy is a really concern. Now as a company, how they can balance this personalizations and the data privacy, right? So what they can do is, firstly they can go for the transparency and clear communications, that why they want to collect the data and what they will use, how they will use with the data. Okay, so all those things has to be clearly communicated. आजकल की कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए AI यूज़ करती है इन फॉर्म ऑफ चैटबॉट्स। जैसे आप फ्लिपकार्ट का चैटबॉट जानते होंगे, फ्लीबोट, जिसमें आप अपनी ऑर्डर की इंक्वायरी कर सकते हैं, आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है और अभी स्टेटस क्या है, आप इंक्वायर कर सकते हैं। स्विगी के पास अपना चैटबॉट है स्विगी जीनी, जहाँ पे आप अपने लास्ट ऑर्डर देख सकते हैं, प्रेजेंट ऑर्डर और उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। HDFC का चैटबॉट है एवा, पेटीएम का चैटबॉट है पेटीएम असिस्टेंट, IRCTC का दिशा है चैटबॉट, जिसमें आप अपने टिकट बुकिंग और टिकट कंफर्मेशन का स्टेटस और ट्रेन के स्टेटस ये सारे जान सकते हैं। XISS का अपना एडमिशन चैटबॉट है निया, दैट हेल्प्स टू नो कि एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और XISS का करिकुलम क्या है। तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जो कंपनी अभी स्टार्ट कर रही है, यूज़ करना शुरू कर रही है फॉर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग व्यवसायों के लिए ग्राहकों से ऑनलाइन जुड़ने और उन्हें समझने का एक शक्तिशाली साधन है। इसका लाभ उठाकर व्यवसाय स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, वास्तविक समय में परिणाम को ट्रैक कर सकते हैं और खरीदारी में भी बढ़ावा ला सकते हैं और बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव भी ला सकते हैं। कुल मिलाकर डिजिटल मार्केटिंग आज के डिजिटल युग में व्यवसाय के लिए उन्हें सफल बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार। कहीं से ये फिजाई घटाए काली क्यों छाई, खफा हो रहे हम, जुदा हो रहे हम, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, ये कैसी रातें हो बरसाते।